हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात की थी। किसकी? सीई कॉन्फ़िगरेशन के एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात की थी। उसके अलावा मैंने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर आप लोगों को बताया था कि किस तरीके से निकालेंगे, धारा प्रवर्धन गुणांक। उसके बाद मतलब दोनों के लिए बता दिया था, कॉमन बेस के लिए भी और कॉमन अमीटर के लिए भी। तो देखो, क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं कॉमन अमीटर वाले सेक्शन से, है ना। मतलब कॉमन अमीटर का जो पूरा का पूरा टॉपिक है ना, विद एक्सपेरिमेंटल सेटअप, और जो हमने दोनों ग्राफ बनाए थे उसके निवेशी और निर्गम, ये ज़्यादा पूछा जाता है। तो कॉमन अमीटर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि तीनों ही कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों ने पढ़ना है। सीबी पढ़ चुके हैं हम, कॉमन बेस पढ़ चुके हैं, कॉमन अमीटर भी लगभग हमारा खत्म होने को ही है। उसके बाद अपन सीसी यानी कि कॉमन कलेक्टर को भी फटाफट देख लेंगे। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो सीई कॉन्फ़िगरेशन है। उसके बाद जो है सीबी कॉन्फ़िगरेशन है, और सीसी कॉन्फ़िगरेशन में इतनी कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, पूछा भी बहुत कम जाता है, ठीक है ना। तो सीई कॉन्फ़िगरेशन पर आप अपना ध्यान फोकस करना। बाकी सीई और सीबी आप में, इनको सब में से एक समझ में आ जाता है तो आपको बाकी के सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमने एम्प्लीफिकेशन फैक्टर हमने कॉमन बेस के लिए निकाल लिया था, जिसको अपन अल्फ़ा से शो करते हैं। इसके लिए अपन अल्फ़ा एसी अल्फ़ा डीसी दोनों निकाल लिए थे। और कॉमन अमीटर के लिए भी अपन ने बीटा से जो इंडिकेट करते हैं एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को, तो वो भी निकाल लिया था। इसके बाद जो है हमने क्या नाम से रिलेशन निकाल लिया था बीटा और अल्फ़ा में। बीटा अल्फ़ा मतलब दिस इज़ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन एंड दिस इज़ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनके बीच में रिलेशन निकाले थे हमने। दोनों रिलेशन निकलवा दिए थे आपको कि अगर बीटा दे रखा हो पेपर में तो अल्फ़ा निकालना हो तो किससे निकालेंगे, और अगर अल्फ़ा दे रखा हो बीटा निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो जो भी आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और अगर आपसे उसमें पूछा रिलेशन ही निकालो, दोनों निकाल के दिखा देना, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो कॉमन अमीटर में इंपॉर्टेंट बात आती है वो आती है क्षरण धारा, लीकेज करंट, रिवर्स लीकेज करंट, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कॉमन अमीटर इसीलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें आती हैं जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सारी बताई हैं। तो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में सबसे ज़्यादा इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसको अपन समझेंगे। तो मैं हेडिंग डाल देती हूँ इसी की, कॉमन अमीटर में ही एक टॉपिक है, सब हेडिंग समझ के कर लेना इसको आप। कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट, ठीक है ना। नाम क्या है? कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट, है ना। या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो, हिंदी में बोलेंगे तो संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा। क्षरण मतलब, सॉरी जब से देख नहीं रहा था, संग्राहक उत्सर्जक क्षरण धारा। क्षरण मतलब जो लीक हो रही हो, जिसकी हानि हो रही हो, लॉस हो रहा हो, वो है आपकी क्षरण धारा या लीकेज करंट, ठीक है। इसको कहाँ से देखेंगे अपन? देखो, पहले इसको थोड़ा सा डिराइव करेंगे, फिर अपन को ये समझ में आएगा। देखो, हम जानते हैं सिंस फॉर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए क्या होता है, आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है, ठीक है, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी होता है, ये अपन जानते हैं अच्छी तरीके से। अब देखें ज़रा, ये जो आई सी है वो क्या होती है, देखें ज़रा। बट आई सी क्या है? कलेक्टर करंट। और आई सी को अपन पता है कैसे लिख सकते हैं? अल्फा डी सी आई ई प्लस आई सी ओ। अब ये आई सी ओ क्या है? आई सी ओ, इसको समझो आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, एक्चुअली जो कलेक्टर करंट होता है ना आपका, वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। कलेक्टर करंट दो कारणों से होता है। एक तो होता है आईसी मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से, और एक होता है आईसी माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से। तो जो नॉर्मली अपन आईसी दिखाते हैं ना, वो तो मेजॉरिटी चार्जेस की वजह से है, लेकिन उसमें एक करंट का और पार्ट होता है और वो है आईसीओ। तो एक तरीके से ये जो आईसी है, ये दरअसल आईसी प्लस आईसीओ, इन दोनों का टोटल होता है। ये वाला जो आईसी है ना, दिस इज एक्चुअली मेजॉरिटी चार्जेस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्जेस, यानी कि बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होता है। और ये CO एक लीकेज करंट है, मतलब ये क्षरण धारा है एक तरीके से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ICO का क्या मतलब है? ICO इज़ एक्चुअली द लीकेज करंट व्हेन, मतलब किसी भी ट्रांजिस्टर में अगर आप उसके उत्सर्जक टर्मिनल जो है, यानी कि जो अमीटर वाला टर्मिनल है, उसको अगर आप ओपन कर देते हो,
यानी कि आपने उसको सर्किट में कनेक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी सर्किट में जो थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो जाता है ना, उसको बोलते हैं अपन ICO। ICO वो करंट है जब ट्रांजिस्टर को सर्किट में एक्चुअली कनेक्ट नहीं किया गया, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत करंट फ्लो हो रहा है। एक्चुअली ये एरर करंट भी होती है एक तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? एरर करंट, क्योंकि अपन ने सर्किट में इसको कनेक्ट नहीं किया ट्रांजिस्टर को, लेकिन फिर भी उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इसलिए ये क्या कहलाती है? एक तरीके से एरर करंट होती है। क्या? दिस इज़ ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर या अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। बात समझ में आ गई? तो ICO इज़ द करंट, इट इज़ द करंट, और यू कैन से it is leakage current in the transistor when ammeter terminal is open, ammeter terminal is ओपन, यानी कि जब उत्सर्जक टर्मिनलों को खुला रखा जाता है, या यूँ कह सकते हो आप उसने सर्किट में आपने उसको कनेक्ट ही नहीं किया, लेकिन फिर भी कलेक्टर पार्ट में जो थोड़ी बहुत करंट फ्लो होती है ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, या यू कैन से आप कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों की वजह से जो धारा प्रवाहित होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? ICO। तो ये वो वाला ICO है। अब जो IC है, कौन सा? ये IC मेजॉरिटी चार्जेस, उसको अपन ने क्या लिखा है? अल्फा DCIE। अब आपको याद होगा, कल ही मैंने बताया है ना, लिखना क्या है, मैं दिखाई देती हूँ ना उसको। देखो IC मैंने अल्फा DC आपको निकलवाया हुआ है। अल्फा DC क्या था? किस किस का रेशो था? IC और IE का। अब यहाँ से IC निकाल लो ना, IC निकालोगे तो अल्फा DC इंटू IE ही तो आएगा, तो वही तो लिखा है मैंने यहाँ पे, अल्फा DC इंटू IE। मतलब ये मेजॉरिटी चार्ज जो वाला था ना पार्ट, ये IC मेजॉरिटी, उसकी जगह पर मैंने लिख दिया अल्फा DC IE प्लस ICO। तो एक तरीके से कलेक्टर करंट दो कारणों से होता है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण, उसको तो मैंने लिख दिया अल्फा DC IE, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यानी कि अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण वो है ICO। बात समझ में आ गई? अब ये जो वैल्यू है हमारी IC की, उसको अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, है ना, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। और ये जो इसको इक्वेशन अपन क्या डाल देते हैं? 1 डाल देते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। ठीक है, देखें। अच्छा, एक काम और करते हैं अपन में, चलो ऐसा करते हैं, देखो IC इज इक्वस टू अल्फा DC, इस IE की वैल्यू यहाँ पे रख दो, है ना, तो कितना हो जाएगा? IB प्लस IC प्लस ICO, ये लो। अब ये जो IC वाले टर्म है, उनको आप एक जगह ले लो, यहाँ से IC को कॉमन ले लें तो यहाँ पे कितना बचेगा? 1 माइनस अल्फा DC बचेगा ना, इज इक्वस टू अल्फा DC IB प्लस ICO। ठीक है, तो फिर हमारे पास IC इज इक्वस टू कितना आ गया? अल्फा DC IB अपॉन 1 माइनस अल्फा DC को इसके नीचे ले आओ ना, ठीक है, प्लस ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC। ठीक है, तो अल्फा DC की वैल्यू अपन ने ये निकाली है। अब आपको पता है इसको, फिर ये जो टर्म आई है ना आपकी, इसमें ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC, फिर इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ICEO, यानी कि यही है आपकी कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट। ठीक है ना, कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट, इसी को बोलते हैं ICEO। यही है आपकी क्षरण धारा। बात समझ में आ गई? तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? हम इसको ये कहेंगे कि ये तब प्रवाहित होती है संधि ट्रांजिस्टर में जबकि अच्छा, ये उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में ही होगी, यानी कि कॉमन अमीटर जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें यदि अमीटर टर्मिनल को क्या कर दिया जाए? ओपन कर दिया जाए, तो संग्राहक में उत्सर्जक के सापेक्ष एक क्षरण धारा प्रवाहित होती है, जिसी को अपन क्या बोलते हैं? कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट। बात समझ में आ गई? इसका मैं डायग्राम भी बनाऊंगी, पर पहले इसको देख लेते हैं। इक्वेशन नंबर मैं इसको डाल देती हूँ 2। तो यहाँ पे इसको किस तरीके से लिखेंगे? इन जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑफ कॉमन अमीटर कॉन्फ़िगरेशन when ammeter terminal is open, ammeter terminal is open, अमीटर टर्मिनल ओपन होने का क्या मतलब है? IB इज इक्वस टू 0। मैं डायग्राम में समझाऊंगी आपको कैसे। अमीटर टर्मिनल इज ओपन, देन अ माइनर करंट
flows from collector to ammeter, collector to ammeter, that is called कलेक्टर टू अमीटर, मतलब इसकी डायरेक्शन कलेक्टर से अमीटर की तरफ होती है, अमीटर लीकेज करंट, और इसको डिनोट किससे करते हैं, ICEO से। डायग्राम देखें आप एक बार फटाफट से, इसका डायग्राम में क्या कहना चाह रही हूँ, देखो ये आपका, सॉरी उल्टा बन गया, इस तरीके से है ना, इस लाइन को कंसिडर मत करना, ये आपका क्या है, अमीटर, ये अमीटर, ये बेस और ये कलेक्टर, कलेक्टर अमीटर। हम क्या कह रहे हैं कि ये वाला टर्मिनल ओपन रखना है, दैट मीन्स IB 0 होगा, ये ओपन रखोगे ना, इधर तो कुछ भी नहीं कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होगा, 0 होगा। फिर इधर इसको आप क्या करोगे, कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये NPN ट्रांजिस्टर है, तो ये N टर्मिनल को किससे कनेक्ट करोगे, P से, ये लो, ठीक है। तो अब देखो जब आपने IB को 0 रखा तो कलेक्टर से अमीटर की तरफ एक करंट फ्लो होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, ICEO। यानी कि इस कंडीशन में जब मैंने ये वाला पार्ट कनेक्ट ही नहीं किया, इनपुट टर्मिनल इज़ ओपन यू कैन से, यानी कि IB का मान 0 है, तो उस कंडीशन में अमीटर, कलेक्टर से अमीटर की तरफ जो थोड़ा बहुत लीकेज करंट फ्लो होगा वही क्या कहलाता है, ICEO, ठीक है ना। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर बाय इक्वेशन 2, इस इक्वेशन 2 से IC इज इक्वल टू, ये क्या बन जाएगी ज़रा, आप ऐसे लिख दो इसको, हाँ चलो सीधा ही लिख देती हूँ मैं, अल्फा DC अपॉन 1 माइनस अल्फा DC IB प्लस ICEO, ठीक है ना। हेयर ICEO है कितना, ICO अपॉन में 1 माइनस अल्फा DC, ये हमें निकालना थी। बात समझ में आ गई आपको, यानी कि ये जो इक्वेशन थी ना, मैंने आपको बता ही दिया था पहले ही कि ICO अपॉन 1 माइनस अल्फा DC जो है, ICO तो क्या है, सिर्फ अमीटर टर्मिनल ओपन है तो लीकेज करंट है, लेकिन अगर कॉमन अमीटर की बात कर दी जाए, स्पेशली कॉमन अमीटर की बात कर दिया जाए, तो कॉमन अमीटर में जो अपोजिट करंट फ्लो होता है, लीकेज करंट, उसको क्या नाम दे दिया गया, बस वो ये है कि इस ICO से कैसे अलग है, ये तो सिंपल ICO है, कलेक्टर करंट है ये तो सिर्फ, लेकिन इसमें 1 माइनस अल्फा DC से डिवाइड कर दो आप, ठीक है ना, तो क्या बन जाता है, फिर ये ICEO बन जाता है। बात समझ में आ गई। इसी ICEO का मतलब क्या है, ICO अपन 1 माइनस अल्फा DC, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल बन सकता है, और ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है ना। तो इस पर एक शॉर्ट नोट बन सकता है, और ये मोस्ट ऑफ द बच्चों को नहीं पता होता कि कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट क्या होता है, कब फ्लो होता है, IC करंट में ये ICO क्या होता है, ठीक है ना। तो ICO है अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण प्रवाहित होने वाली जो थोड़ा बहुत करंट है, जिसको अपन एरर करंट बोल सकते हैं, ये वो वाला करंट है। बात समझ में आ गई, ये ICEO भी एक एरर करंट ही है, समझ में आ गई। अच्छा एक काम और कर सकते हैं, इसी इक्वेशन को देखो एक अच्छी फॉर्म में और निकाल सकते हैं, इक्वेशन नंबर 3 ऐसे ही याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपन, ये 4 हो गई। अब देखो ये अल्फा DC अपन 1 माइनस अल्फा DC को मैं क्या लिख सकती हूँ, हमने उस दिन रिलेशन निकाला था ना, ये देखो अल्फा DC अपन 1 माइनस अल्फा DC, इसको अपन बीटा DC लिख सकते हैं ना, तो इसी इक्वेशन को और अच्छे सिंपल वे में लिख दो, देयरफॉर IC इज इक्वल टू बीटा DC IB प्लस ICEO, ये आपको सिद्ध करने के लिए भी आ सकती है पेपर में, इसको प्रूव करो, समझ में आ गई। तो अल्फा IC इज इक्वल टू बीटा DC IB प्लस ICEO, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों ही इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से हमारा कॉमन एमीटर जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है ना। कॉमन एमीटर की हमने सारी बातें कर ली हैं, कॉमन एमीटर के हमने दोनों कैरेक्टरिस्टिक कर्व बना लिए हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बना लिए हैं, इसके अलावा हमने एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी निकाल लिया है, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर के एम्पलीफिकेशन फैक्टर के बीच में रिलेशन भी निकाल लिया है, हमने कलेक्टर टू अमीटर लीकेज करंट के बारे में भी आज बात कर लिया है, इसके अलावा कॉमन बेस और कॉमन एमीटर दोनों के ही एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने कर लिए हैं, ठीक है ना। तो कॉमन एमीटर में क्वेश्चन बनेगा या कॉमन बेस में बनेगा, कॉमन कलेक्टर में आपको बता दूंगी, हालांकि नेक्स्ट क्लास में फटाफट से 10-15 मिनट में उसको, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, बाई चांस आ जाए तो, लेकिन उसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं, सबसे ज़्यादा चांसेस जो क्वेश्चन आने का होता है वो कॉमन बेस या कॉमन एमीटर से ही होता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी क्योंकि आपके सिलेबस में तो है, CC आपके सिलेबस में तो है, तो उसको अपन फटाफट से इन अवर नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, और उसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।